homies, welcome back to another breakdown video और मैं हूँ आनी और आज मैं तुम्हारे सामने कॉलिंग ड्रैगन के लेटेस्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन करने वाली हूँ। हाँ जी, वीडियो लेट आ रही है मुझे पता है, पर क्या ही कर सकते हैं गाइज। ऑफिशियली ये जो वीडियो है ना, आज का एपिसोड है, ये खुद लेट आया है तो जाहिर है यार फिर मैं इसे देखूँ ब्रेकडाउन करूँ उसमें टाइम लगता है। और बस ऑफिशियली एपिसोड ही लेट रिलीज हुआ है तो ये वीडियो भी तुम्हें थोड़ा लेट देखने को मिल रही है, पर मैं और मेरी टीम अपना बेस्ट देंगे गाइज। और इस वक्त इंडिया में 5:30 बज रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि पूरी टीम मिलकर 2-3 घंटे के अंदर इस वीडियो को फिनिश कर दे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब तक की कहानी में हुआ क्या था। तो हुआ ये कि जो किनियो का फादर है वो निकल पड़ता है अपनी बीवी के कातिल की तलाश में, जहाँ पर इसे काफी सारी चीजों को पता चलता है और स्पेशली हर एक चीज ना चर्च से रिलेटेड थी और कुछ यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज भी थे जिनका उसे उम्मीद भी नहीं था कि आखिर वो लोग उसके वाइफ के पीछे क्यों पड़े थे। लेकिन वही दूसरी तरफ लिली और यहाँ पे मिस एलिस, बोथ ऑफ देम अपनी फर्स्ट डेट में जाते हैं जहाँ दोनों काफी सारे मजे करते हैं। लेकिन गाइस, इन दोनों को साथ में बताओ कौन देख लेता है, कौन देखता है? हाँ जी, यहाँ पे लियान भी आ चुकी थी और वो इन्हें विटनेस कर लेती है। उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता है तो वो यहाँ से मुंह उठा के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिली का फादर यानी कि लॉर्ड वूशांग, वो भी यहाँ से ही गुजर रहा था और अपने बेटे को और उसके साथ मौजूद उसकी पार्टनर को भी वो देख लेता है। वो समझ आता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। यहाँ पे उसका फादर ड्यूक पैटरसन का पता लगाने के लिए आया था, लेकिन उसे लगा नहीं था अपने बेटे को वो किसी और के साथ देखेगा। और बस यही से आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते कि अचानक से सभी लोग खामोश हो जाते हैं। एक कारवां आने लगता है और जिसे देखकर यहाँ पे लिली भी शॉक्ड था। तभी यहाँ सभी लोग उसे इज्जत देते, लेकिन लिली तो बस हैरानी के साथ इस बंदे को देखे जा रहा था। बट सडनली एक पर्सन उस कैरेट से अपीयर होता है जिसे देखकर सभी लोग इज्जत दे रहे थे। अब यहाँ पे लिली को एलिस इशारे से बताती है कि तुम्हें भी इन्हें रिस्पेक्ट देना होगा, तो वो भी उनके सामने नजरें नीची कर लेता है और ये बंदा जमीन पे लैंड करते साथ ही सीधा स्टेयर्स के जरिए से ऊपर ऊंचाइयों तक जाने लगता है। और आज के पूरे इस इवेंट का अगर कोई चीफ गेस्ट है तो शायद ये वही है जिसके लिए सब लोग यहाँ पर इंतजार में बैठे थे। अब तभी यहाँ पे वो अपनी स्टिक को जमीन पे लैंड करता है और चारों तरफ एक डिवाइन ऑरा फैल जाती है जो कि पूरे के पूरे इस चर्च के आसपास के इलाके को कवर कर लेती है। और फिर वो कहने लगता है कि मैं गॉड के नाम पर आज के इस इवेंट को शुरू कर रहा हूँ। तभी वो बताने लगता है कि हम गॉड्स के बच्चे हैं और गॉड्स हमें देख रहे हैं, हमारे हर एक काम पर उनकी नजर है। अब ये कहते हुए वो अपना हल्का सा हाथ सभी की ओर बढ़ाता है और बस चारों तरफ एक हल्का सा मैजिक फैल जाता है जिसके चलते सभी लोग जैसे पोजेस हो जाते हैं। इवन की एलिस भी उसे देख कर ना उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती है। एक अलग ही चमक उसकी आंखों में देखने को मिलता है और सभी लोग एक सुर में कहते हैं कि हाँ, हम गॉड्स को प्रे करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा हम पे बनी रहे। यहाँ पे ये जो होली लाइट है ना कहीं सबको ये हिप्नोटाइज कर रही थी। सभी लोग बार बार सेम वर्ड रिपीट कर रहे थे। अब जैसे ही जो लिली था वो ये वर्ड कहने लगता है कि अचानक से इसकी आंखें खुल जाती हैं। कहीं ना कहीं वो इस हिप्नोटाइज से बाहर आ चुका था और यहाँ पे जो ग्रैंडपा दाऊ हेरिंग है वो कहने लगता है कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। और वो यहाँ पर आसपास देखकर कहने लगता है कि ये होली लाइट इसने मेरे दिल को इतना सुकून पहुंचाया कि मैं बता ही नहीं सकता। मैं कब इसके पोजेस में आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं खुद को जरा देर के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को बस सबमिट करने ही वाला था, जिससे कि मैंने पूरा कंट्रोल खो दिया अपनी बॉडी का। जिसमें ग्रैंडपा दाऊ हेरिंग बताने लगते हैं कि जाहिर है ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल मैजिक है जो कि यहाँ इस शहर के सारे लोगों को कवर करने के लिए इनफ है। अब स्पिरिचुअल मैजिक का सुनते साथ ही लिली के कान खटक जाते हैं। अब यहाँ पर वो सीधा ऊपर टॉप की ओर देखने लगता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जिसने कितना तगड़ा वाला स्पेल किया है। अब तभी यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी को होश आने लगता है और सभी को ये लग रहा था कि जैसे सच में इनके अंदर की प्योरिटीज दूर हो गई हो। सभी लोग खुश थे। तभी यहाँ पे एलिस और लिली यहाँ से जाने लगते हैं। एलिस उसे पूछती है कि बताओ तुम्हें कैसा लगा, काफी कंफर्टेबल लगा होगा ना। यहाँ लिली उसे बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मैंने अपना पूरा कंट्रोल अपनी बॉडी का जैसे खो दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये सुनकर एलिस थोड़ी सी ना गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे जो बुरे कर्म थे उन सभी से हमें प्योरीफाई कर दिया गया है, इसी के चलते हम थोड़े से कंट्रोल हो गए थे। या फिर मैं ये कहूँ कि बस तुम्हें बहुत अच्छा लगा जब तुम्हारे अंदर के सारे सिंस पूरी तरीके से प्योरीफाई कर दिए गए और ज्यादा मत सोचो, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिस पे लिली से कहने लगता है कि नहीं, बात इतनी सिंपल नहीं है, ये तो बस एक मामूली सा स्पिरिचुअल मैजिक था जिसके जरिए से हमें एक फॉल्स सेंसेशन फील हुई जो कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग है और जिसके जरिए से वो हमें कंट्रोल कर पाया। और मेरे ख्याल से ये गलत है, हमें अपना कंट्रोल कभी भी नहीं खोना चाहिए, हमारे ऊपर सिर्फ हमारे कॉन्शियसनेस का कब्जा होना चाहिए। एलिस उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसा इस नजरिए से क्यों सोच रहे हो, तुम ऐसा भी तो सोच सकते हो ना कि वाकई में ये कोई सच में कोई चमत्कार जैसी चीज है जिसके जरिए से हमने आज तक जो कुछ भी प्रे किया है गॉड ने वो सुन लिया और हमारे जितने भी बुरी चीजें हैं उससे हमें पूरी तरीके से प्योरीफाई कर दिया है। ऐसा सोचो ना, जब तक हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गॉड को प्रे करेंगे तब तक हमें उनकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलती रहेगी। ये तो उनकी मर्जी है हम पे। अब एलिस के इस बात से लिली एग्री नहीं करता। वो बताने लगता है कि देखो एक बात जान लो, हमारे पास जो कुछ भी है इसे हमने अपनी मेहनत से अर्न किया है, तो बताओ आखिर इसमें दूसरे का क्या कमाल। ये तो बस रेडियंट चर्च का एक मेथड है कि जिसके जरिए से वो अपने बिलीवर्स को कंट्रोल कर पाए। अब कहीं ना कहीं लिली ने उस
उसके बिलीफ के ऊपर सवाल उठा दिया था। तो यहाँ पर उसे बुरा लगता है थोड़ा, तो वो चुपचाप यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, मैं घर जा रही हूँ और हाँ मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से उसे जाता हुआ देखकर वो रोकने की कोशिश करता है और फिलहाल वो जानता है कि अगर वो इस वक्त इसके पीछे गया ना तो बात और बिगड़ेगी, तो वो भी यहाँ से थोड़ा सा उदास होकर चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे हम प्रॉक्स पवेलियन का सीन देख पाते हैं जहाँ पर काफी सारे स्टोन स्कल्पचर्स मौजूद है और इस दौरान लिली यहाँ पहुंच चुका था, जहाँ पे जो ओनर है वो बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि वो जो 3 स्कल्पचर्स थे ना वो इतने महंगे बिके कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। इवन के हानली भी जब रिकॉर्ड चेक करता है वो खुद भी हैरान था और कहने लगता है कि क्या वाकई में उनकी कीमत इतनी ज्यादा थी, जिससे वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो मैंने तुम्हारे जो स्कल्पचर्स हैं उनकी कीमत के अंदाजे से बताया, लेकिन जो ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनके बनाए गए स्कल्पचर्स की कीमत हजारों गोल्ड कॉइन्स के ऊपर जाती है, लेकिन तुम्हारे बनाए गए जो स्कल्पचर्स है ना उनकी कीमत सिर्फ इसकी कलाकारी से नहीं बढ़ी, बल्कि जब लोगों ने ये टैग देखा कि ये अर्न्स एकेडमी के एक जीनियस ने बनाया है तो भाई इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये सच भी है, तुम्हारा स्टेटस एक जीनियस की तरह ही है और मुझे लगता है कि शायद मुझे इस मेथड का यूज करना चाहिए, ऐसा तो मैं और भी कीमत बढ़ा सकता हूँ, है ना। ये कहते हुए वो मजाक करने लगते हैं। अब चलते चलते ये लोग एक बहुत बड़े से एक जाइंट से स्टैचू के सामने आ जाते हैं जो कि एक ड्रैगन शेप्ड बीस्ट का था, जो देखकर जो लिली है ना वो इसके अंदर समझ जाता है कि इसे आखिर किससे इंस्पायर होकर बनाया गया होगा। उसे एक ड्रैगन की झलक भी दिखती है। तो यहाँ पे हॉल मास्टर बताने लगते हैं कि असल में तुम्हें पता है मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा सिर्फ इस चीज को यहाँ पे बोरो करने के लिए, और वो भी बाइडन हॉल से यहाँ पर सिर्फ एग्जीबिशन के लिए लाने के लिए। और पता है ये एक मास्टर लेवल का वर्क है ना। अब यहाँ पे लिली जैसे इसे देखता है तो वो इमीडिएटली कहता है कि क्या आप मुझे मेरे काम के ऊपर थोड़ा एडवाइस दे सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं। इवन कि ये सुनकर वो खुद भी हैरान थे और कहने लगते हैं कि क्या, और मेरी निगाहों से देखो तो तुम्हारा काम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पेशल है, जरा अपनी कारीगरी पे देखो तो इसके अंदर कोई भी कमी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि बस एक सिंगल स्वीप से ही इसको पूरी तरीके से तराशा गया है, कहीं पर कोई कमी नजर ही नहीं आ रही, कहीं लग ही नहीं रहा कि दूसरी बार हाथ लगाया गया हो, इतना फ्लो में नजर आ रहा है। अब तभी जो मास्टर दाओ हियरिंग है वो बाहर आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारा मास्टर तो मैं हूँ ना, आखिर तुम यहाँ पे इससे ज्ञान क्यों ले रहे हो, कि तुम्हें मुझ पे शक है? वैसे भी ये रियल रीजन नहीं है कि जिसके चलते हम यहाँ पे आए हैं, भूलो मत कि हमारा असली मकसद यहाँ आने का क्या है। अब ये सुनकर लिली थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो एलिस के बालकनी के बाहर नजर आता है जहाँ पर कर्टन्स गिरे हुए थे और लिली के हाथों में फ्लावर्स थे। और जब वो देखता है कि एलिस अपनी बालकनी में मौजूद नहीं और तो और अब तो कर्टन्स भी गिरा दिए थे, तो मतलब कि ये है कि वो अभी भी उससे नाराज है। तभी पीछे से कोई उसे उंगली कर जाए, तभी उसके पीठ पर कोई उंगली करती है और जैसे ही वो पलटता है तो एलिस मौजूद थी और उसे देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और फिर माफी मांगने लगता है कल रात के लिए। लेकिन तभी उसे वो खामोश करा देती है और कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब मैंने थोड़ा अच्छे से सोचा तो मुझे समझ आया कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके पास कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती हूँ और मैं हमेशा ऐसा कोई रीजन ढूंढती हूँ कि जिसके जरिए से मैं उसका सहारा ले पाऊँ। लेकिन तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और इंडिपेंडेंट भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। इसी के चलते मैं उस लॉर्ड की कही गई बातों के ऊपर रिलाई करती हूँ, मुझे लगता है कि शायद वही मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। खैर ये सब छोड़ो, ये कहते हुए वो उसे हक कर लेती है, जो देखकर इवन लिली भी शॉक्ड था और वो कहने लगती है कि हम फिलहाल के लिए इस पे बात नहीं करते, फिलहाल के लिए बस हम दोनों के लिए हम दोनों ही काफी है और मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पे लिली उसके सिर पे हाथ फेरता है क्योंकि एलिस जब उसके फीलिंग्स की, उसके थॉट्स की रिस्पेक्ट करती है तो उसे ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अब दोनों साथ में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। फाइनली अपने दिल का इतना बड़ा बोझ निकालने के बाद, इतनी बड़ी टेंशन को हल्का कर लेने के बाद लिली अपने काम काज में लग जाता है, जहाँ रास्ते में ग्रैंडपा दाओ हियरिंग को वो बताने लगता है कि सच में मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा था कि शायद एलिस बहुत ज्यादा नाराज है। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा दाओ हियरिंग बताने लगते हैं कि अगर मैं तुम दोनों के नजरिए से देखूँ ना, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो और तुम दोनों को मिलने में बहुत वक्त भी लगता है, इवन कि इतने दूर कि जब तुम दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा याद आए तो तुम जब दिल चाहे मिल भी नहीं सकते। तो जाहिर है ये चीज कहीं ना कहीं फीलिंग्स को थोड़ा कमजोर कर देती है। अब यहाँ पे उनसे ये सारी बात सुनकर ना जो लिली है वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि तो फिर मैं करूँ तो करूँ क्या, आखिर मैं इस चीज को कैसे दूर करूँ। तभी सड़क की दूसरी ओर एक मेज मौजूद था जो कि यहाँ पर मेमोरी क्रिस्टल बॉल के बारे में सबको बता रहा था कि ये एक इतना खास बॉल है जिसकी एक रैंक 8 के वाटर एलिमेंट मेज ने बनाया है। अब तभी यहाँ पे लिली जब इस चीज को देखता है तो वो ग्रैंडपा दाओ हियरिंग से बताने लगता है कि ये देखिए, ये तो असल में फ्लोटिंग स्क्रायर टेक्निक है जो कि वाटर एलिमेंट मैजिक से बिलोंग करता है, जिसके बाद थोड़ी अल्केमी का यूज किया जाता है ताकि जो क्रिस्टल बॉल के अंदर जो बाकी सारी चीजें हैं उन्हें आपस में बाइंड किया जा सके। ग्रैंडपा बताने लगता है कि हाँ यही तुम्हारे काम आएगा। अब ये सुनकर वो अपना सिर खुजाता है और कहने लगता है कि पर कैसे, इसका मेरे और एलिस के दूर होने से क्या मतलब। ये सुनकर ग्रैंडपा दाओ हियरिंग कहने लगते कि सच में तुम्हें एक नंबर की मोटी बुद्धि हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें समझने में इतना देर लगेगा। तो यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन था वो बताने लगता है कि बस थोड़ी सी मैजिक पावर के जरिए से ना तुम अपने प्यारी प्यारी मेमोरीज को इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो और जब चाहे इन्हें देख भी सकते हो, और जिसके बाद इसे आप अपने प्यारों को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो ये दूरी का एहसास उन्हें कभी भी नहीं देगा। तो बताइए आखिर किसको कितने चाहिए। यहाँ पे लिली 2 खरीद ले
देता है और यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि बस अब हमें कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता। जब भी हमें एक दूसरे की याद आएगी हम बस इस क्रिस्टल बॉल की तरफ देखेंगे और जिसके बाद हमारी दूरी बहुत कम हो जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि हम दूर हो के भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। यहाँ पे ग्रैंड बताओ हियरिंग बताने लगते हैं कि वो सब तो ठीक है लेकिन यार इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं है, 800 गोल्ड कॉइन्स, वो भी एक बॉल के लिए। जिस पर वो कहता है कि एलिस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जब वो इसे देखेगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अब यहाँ पे वो सीधा एलिस को ये देने जा रहा था तभी रास्ते में इसके तीनों रूम मेंबर्स यानी कि उसके तीनों दोस्त इसे यहाँ मिल जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि थर्ड ब्रदर अगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी डैनियल उसे बताने जाता है लेकिन यहाँ पे उसे रोक दिया जाता है और तभी डॉसन आगे आता है और कहने लगता है कि क्या तुम एलिस से मिलने जा रहे हो, जिस पे वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर डॉसन उसके पास आता है, कहने लगता है कि हमने अभी भी थोड़ी देर पहले एलिस को ना एक अनजान शख्स के साथ देखा, बस इतना जान लो कि दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। ये सुनकर लिनली शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि रास्ते से हट जाओ, मैं खुद जाके देख लूंगा। अब यहाँ से वो सीधा जाने लगता है एलिस के घर की ओर, जहाँ रास्ते में लिनली के हाथ में वो जो मैजिक क्रिस्टल बॉल था वो भी मौजूद था और उसके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे लेकिन जब तक वो आंखों से ना देख ले वो किसी बात पे यकीन नहीं करने वाला था। अब रास्ते में उसे दिखता है कि एलिस यहाँ पे कैरेज के ऊपर सवार हो रही थी, उसका चेहरा बहुत ज्यादा उतरा हुआ था। अब तभी यहाँ पे वो जो बंदा था जैसे वो लिनली को देखता है ना यहाँ तो वो स्माइल करने लगता है। लिनली कहने लगता है क्यों। एलिस का फादर जैसे ही लिनली को यहाँ देखता है तो वो कहने लगता है कि कान खोल कर सुन ले लफंगे, आज से ना तो यहाँ एलिस के आस पास भी नहीं भटकेगा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए कभी सही थे ही नहीं, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपने काम से काम रखो और हाँ दोबारा यहाँ नजर मत आना वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। ये कहते हुए वो उसके करीब आने लगता है। लिनली एक जवाब नहीं देता। तभी वो कहने लगता है कि कुछ महीने पहले हमारी फैमिली के अंदर कुछ हुआ था लेकिन जो यंग मास्टर कैलन है उन्होंने हमारी मदद की थी जब सबने हमें छोड़ दिया था, तो यहाँ तुम बीच में आकर सब कुछ खराब मत करो। अब तभी यहाँ पे वो कैलन के गुणगान गाना शुरू कर देता है, कहने लगता है कि उन्होंने सिर्फ एलिस के लिए हजारों गोल्ड कॉइन्स ऐसे ही यूज करना शुरू कर दिया सिर्फ उसके खातिर। और तुम बताओ तुमने आज तक उसके लिए किया ही क्या है। आज तक क्या तुमने उसे कोई बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया? नहीं दिया। और यहाँ पे मुंह उठा के चले आ गए। यहाँ पे तभी बेबी बाहर आते साथ ही गुर्राते हुए इसकी तरफ देखने लगता है जिसके चलते एलिस का फादर डर जाता है। अब यहाँ पे बेबी को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर लिनली उसे चुप करा देता है और फिर उसके फादर से कहने लगता है कि एक बात बताओ क्या सच में यही रीजन है, और अगर सच में ऐसा कुछ हुआ भी था कुछ महीने पहले तो फिर एलिस ने मुझे बताया क्यों नहीं। अब ये सुनकर एलिस का फादर कहने लगता है कि बेवकूफ क्या तुम्हें अब भी बात समझ नहीं आई। तभी कैलन बीच में इंटरप्ट करता है और कहने लगता है कि मैं और एलिस बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं। रही बात एलिस की तो उसके लिए ना तुम एक मिस्टीरियस पर्सन हो जो कि काफी ज्यादा दूर है और जिससे कि वो कभी कुछ बता भी नहीं सकती ना शेयर कर सकती, लेकिन मैं हमेशा उसके साइड खड़ा रहा। ये सुनकर ना जो एलिस का फादर है वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। कैलन बताता है कि तुम्हारा क्लैन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, तुम और एलिस एक ऐसी दुनिया में रहते हो जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है और एक ऐसे दुनिया में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और थका देने वाला है क्योंकि जब उसे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम कभी भी उसके सामने अवेलेबल नहीं रह सकते क्योंकि तुम इतने दूर हो। और इस वक्त एलिस को ना एक ऐसे प्यार की जरूरत है जिसके लिए उसे किसी का इंतजार ना करना पड़े, उसे प्यार विदाउट रिजर्वेशन चाहिए, समझे, क्योंकि तुम तो एटलीस्ट दे नहीं सकते। तुम एलिस को वो प्यार, वो जिंदगी, वो शोहरत नहीं दे सकते जिसकी वो हकदार है, जो वो चाहती है। लेकिन मेरी बात अलग है। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो काफी एरोगेंटली उसकी तरफ देखता है। लिनली यहाँ पे उससे कोई बहस नहीं करता, बस इतना कहता है कि मुझे एलिस के मुंह से जवाब सुनना है। ये सुनकर कैलन भी गेट को थोड़ा ओपन कर देता है और यहाँ उसके कैरेज के पास लिनली जाते साथ ही उसे देखता है जहाँ पे वो डरी सहमी चुपचाप बैठी हुई थी और यहाँ अपने हाथों पे हाथ रख के सारी कन्वर्सेशन वो सुन रही थी। और जैसे लिनली उसकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश करता है ना वो नजरें फेरते हुए कहने लगती है कि आई एम सॉरी। अब कैलन जैसे इस जवाब को सुनता है वो सीधा उस दरवाजे को बंद कर देता है और कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। लिनली कहने लगता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारी चॉइस। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है। रास्ते में वो जो मैजिक क्रिस्टल बॉल था ना उसे वो सीधा दीवार पे पटक देता है। चकनाचूर हो चुका था वो क्रिस्टल बॉल और यहाँ पे बहुत उदासी के साथ वो यहाँ से जाने लगता है। उसका चेहरा देखकर ही उसके जो तीनों भाई थे वो समझ आते हैं कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। यहाँ पे डाउजन बाकी दोनों भाइयों से कहने लगता है कि तुम लोग इसके ऊपर नजर रखना, मुझे कुछ चीजें हैंडल करनी है इसलिए मैं जा रहा हूँ और वापस जरूर आऊंगा। सुनकर डाउजन के दोनों भाई लिनली का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। उसे फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिनली अपने स्कल्पचर को बनाता था और यहाँ पर एक चट्टान के सामने वो खड़ा था। साथ ही यहाँ पे ग्रैंड मास्टर दाओ हियरिंग और जो उसके दोनों भाई थे ना वो लोग भी उसे देख रहे थे। अब लिनली एलिस को याद करता है और यहाँ स्टोन के ऊपर उसके चेहरे को वो उतारने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसे एलिस से जुड़े काफी सारी फीलिंग्स भी जो भी उसने उसके लिए आज तक फील किए ना वो सबको याद करता है। जब वो पहली बार मिले थे, जब उसने अपना नाम बताया था, साथ ही जब दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स का इजहार किया था, जब पहली बार वो उससे गले मिली थी और दोनों ने फॉर द फर्स्ट टाइम किस किया था, वो हर एक मोमेंट को याद करता है। अब लिनली अपने उस नाइफ को पकड़ता है और जिसके बाद सीधा पत्थर के ऊपर कार्विंग करना शुरू कर देता है। एक तगड़ी वाली स्ट्राइक ना सीधा उस चट्टान पे मारता है। इस दौरान यहाँ दूसरी तरफ कैलन अपने फादर से ना एलिस को मिलवाता है और उसे देखकर उसका फादर कहता है कि अच्छा तो यही है एलिस। वो हाँ में जवाब देता है। इस दौरान यहाँ पे लिनली लगातार कार्विंग
देखता जाता है उसके इमोशंस ना आज उसका नाइफ बने हुए थे, जो कि एक ब्लेड की तरह पत्थर को चीरते हुए उसकी हर एक नक्काशी को कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कैलन जिसे एलिस से प्यार नहीं बल्कि वो तो बस उसे हासिल करना चाहता था, वो अपने फादर को सारी बात बता देता है और उसका फादर कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसे पसंद करते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, तुम इससे शादी कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक ऐसे क्लैन जो कि कर्जे में डूबी हुई है और पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, ऐसे घराने में हमने आज तक शादी नहीं की और ना ही ये कोई बहुत ही अच्छा काम है। अब ये सुनकर कैलन एलिस की ओर देखता है जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा उदास थी। यहाँ पे लगातार 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थी और लगातार लिली कार्विंग कर रहा था, जो देखकर उसके भाइयों से रहा नहीं चाहता। वो कहने लगते कि लिली 3 दिन 3 रात हो चुके हैं, तुम लगातार ये करते जा रहे हो। अब यहाँ पे ये लोग रोकना चाहते थे, लेकिन तभी दूसरा भाई कहने लगता है कि फिलहाल के लिए हम बस उसके साथ ही खड़े रह सकते हैं, हम उसे किसी चीज को करने से रोक नहीं सकते, एटलीस्ट वो अपना सारा फीलिंग निकाल रहा है इसके जरिए से। दूसरी तरफ डाउजन कुछ लोगों से बात करता है और कहने लगता है कि वो डेप्स क्लैन ही है जिसने कि मेरी मदर को बुली करने की कोशिश की। हाँ, आखिर इन लोगों को ये हक किसने दिया, हाँ, जो मेरी मदर को बुली कर सके। मेरी बात चारों ओर फैला दो, आज के बाद जो कोई भी डेप्स क्लैन की मदद करेगा वो मैं यानी कि डाउजन का दुश्मन होगा। अब ये सुनकर सारे लोग हाँ में जवाब देते हैं। अब यहाँ डाउजन ने अपना फरमान जारी कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर दाऊ हेरिंग लिली की ऐसी कंडीशन को देखकर कहने लगते कि मुझे कहते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन जिस मेंटल एनर्जी के साथ इसकी ये जो स्किल्स हैं ये इतनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है और साथ ही इसकी मेंटल एनर्जी भी लगातार ग्रो हो रही है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसी मेंटल एनर्जी ऐसी सिचुएशन में बहुत तेजी से इंक्रीज होती है और वो कंटिन्यूअसली मैजिक पावर को रिफाइन और ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि इसके लिए आगे चलकर बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। यहाँ पे लिली के दिल में बहुत ज्यादा दर्द भरा हुआ था, लेकिन वो खामोश था। इसी के साथ लिली रुक जाता है, वो प्रोसेस कर रहा था सिचुएशन को, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसका दिल शांत नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो यहाँ मिस एलिस की भी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब लिली के दिमाग में ना वो आखिरी पल भी याद आता है कि कैसे एलिस ने चुप्पी साध ली थी और उसने बस आई एम सॉरी का बस एक छोटा सा लफ्ज कह के सब कुछ ऐसे दिखाया जैसे कि सब कुछ उनके बीच कभी था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो डाउजन ने फैसला लिया था ना वो चारों ओर फैल जाता है और यहाँ पे जो भी इनके पार्टनर्स थे ना उनके साथ वो पार्टनरशिप खत्म कर देता है, जिसके चलते भाई इसके जो लोग थे इनके बीच हड़बड़ी मच जाती है और वो कहने लगते कि क्या आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर वो हमारी पार्टनरशिप को ऐसे खत्म कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पे जो कैलन का फादर है वो कहने लगता है कि वो हमारे डेप्स क्लैन की लाइफ लाइन को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। अब इतना तो वो भी जानता है कि भाई वो इतना पागल नहीं है कि इतनी बड़ी हरकत करेगा जो कि आज तक कभी नहीं किया गया है। अब तभी वो अपने लोगों को पूरी तरीके से इसके रीजन को पता करने के लिए तैनात कर देता है और कहने लगता है कि मुझे हर हाल में इसका रीजन जानना है, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, करो, तुम्हें हर हाल में पता लगाना होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस दौरान लिली लगातार मेहनत कर रहा था और यहाँ पर उस स्कल्पचर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में वो लगा था, बिना रुके बिना खाए पिए लगातार बस एक ही काम, और लगातार अपने स्कल्पचर के जरिए से जब वो अपनी इस फीलिंग को अपने अंदर से निकालता है ना तो एक आखिरी बार एलिस से जुड़े से सारी यादें आती है और फिर फाइनली उसकी जो एनर्जी है ना उसके बॉडी के अंदर वो इस हद तक इतने लेवल पे पहुंच जाती है कि अब बस वो बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है। एंड देन एलिस को एक बार आखिरी बार याद करते हुए लिली अपने उस नाइफ को उस जाइंट से स्टोन के ऊपर दे मारता है और फिर सारी फीलिंग्स को निकालने के बाद वो कहने लगता है कि अलविदा एलिस, शायद हमारा साथ यहीं तक था। अब तभी यहाँ पर सारे के सारे पत्थर टूटने लगते हैं और अचानक से हमारे सामने खूबसूरत सा और काफी जाइंट सा स्कल्पचर उभर के सामने आता है। तभी यहाँ पे बेबी भी उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था और इसी चीज के साथ ना लिली ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है और यहाँ पे हम देख पाते कि उसने एलिस का इतना खूबसूरत स्कल्पचर बनाया है जो उसमें उसके हर एक पहलू को, उसके हर एक इमोशन को दर्शाया है। यहाँ पे सभी लोग हैरान थे। ग्रैंडपा दाऊ हेरिंग उसके इस काम को देखने के बाद उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बताने लगते हैं कि बच्चे अब तुमने एक रैंक 7 के मैच पे ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुनकर लिली हैरान था और कहता है कि क्या रैंक 7? अब गाइस तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ग्रैंडपा दाऊ हेरिंग को यहाँ पर उसके भाई और दोस्त नहीं देख पाते, तो तभी यहाँ पे तीनों भाई आकर कहने लगते हैं कि लिली फाइनली तुमने कर ही दिखाया। हाँ, अब तभी वो लोग बताने लगते हैं कि बीते 10 दिनों से तुम लगे हुए थे और देखो जरा तुमने क्या मास्टरपीस बनाया है, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। अब तभी यहाँ पे ग्रैंडपा भी उसकी तारीफ करते हैं, बताने लगते हैं कि अब तुम एक मास्टर लेवल के स्कल्पचर बन चुके हो और जरा इस काम को देखो, सच में हमारे स्ट्रेट चेसल स्कूल के ना इसे टॉप क्लास की सिग्नेचर पीस भी कहा जा सकता है। सच में तुमने तो मुझे पूरी तरीके से शॉक्ड कर दी। अब ये बताओ क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि आखिर तुम इसका नाम क्या दोगे? यहाँ पे वो अपने स्कल्पचर को देखता है और फिर कहने लगता है कि मैं इसे नाम दूंगा अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम, यानी कि सपने से जागना। ये सुनकर उसके भाई भी यहाँ पे हैरान थे। अब गाइस इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है और नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि गाइस लिली वापस से वो जो बीस्ट माउंटेन रेंज है ना वहाँ पर जाएगा क्योंकि उसे अब वो फ्लावर चाहिए जिसके जरिए से वो अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन की जो ट्रू पावर्स है ना, यानी कि जो ड्रैगन वॉरियर ब्लड
हार्ट लाइन की जो ट्रू पावर है उसे वो अवेकन कर पाए, यानी कि ब्लू हार्ट ग्रास की तलाश में, और इसे काफी सारे यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए लिली को बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और जिसमें काफी मजा भी आएगा गाइस। लॉट्स ऑफ एक्शन ड्रामा सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है और काफी ऐसे तगड़े तगड़े बीस्ट हमें दिखने वाले हैं ना इस बीस्ट माउंटेन रेंज में कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।